नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि एक तरफ अमित शाह है तो दूसरी तरफ MK स्टैलिन है, और जिन्होंने अमित शाह को और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और ये कहा है कि हिंदी ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही है बग़ैर हिंदी रियासतों पर, ख़ासतौर पर जुनूबी रियासतों पर। इस पर अमित शाह का अजीब व गरीब तबसरा है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक वज़ीर दाखिला किस तरह इस ऐसा तबसरा कर सकता है। मिसाल के तौर पर उनका कहना है कि एक LKG का स्टूडेंट PhD के स्टूडेंट को सबक दे रहा है, उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल अगर जहां तक PhD का सवाल है और अमित शाह का सवाल है, तारीख पूरी तरह जानती है कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात है और कैसे कैसे जराइम में उन पर इल्जामात आयद किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि अगर PhD की बात की जाती है तो फिर ज़बानों के मामले में नहीं की जानी चाहिए बल्कि जराइम के मामले में की जानी चाहिए। तो फिर वो सही लगते हैं या गलत रखते हैं, ये आप फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल अमित शाह का कहना है कि वो PhD के एक स्टूडेंट है और दूसरे यानी रिसर्चर है, और दूसरी तरफ LKG का एक इस तालिब इल्म है जो उन्हें सिखा रहा है। तो दरअसल स्टैलिन जो है वो सख्ती से और बड़ी शिद्दत के साथ मुखालिफत कर रहे हैं हिंदी की, और वो कहते हैं कि हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लसानी फार्मूला जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला, उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। अमित शाह को ये शिकायत है। तो बहरहाल अमित शाह क्या अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। ज़बानों का जहाँ तक सवाल है, इलाकाई जो ज़बानें होती है, मादरी ज़बान जो होती है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर ये है। लेकिन दूसरी खबर जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो ये है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान बातचीत अब अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब में होगी, और अगले हफ्ते इस बातचीत का एहतमाम किया जा रहा है और इसकी मेज़बानी सऊदी हुकूमत कर रही है। तीसरी खबर आपको बता देते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मीमार दस्तूर हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह हिंदू माशरे में ज़ात पात की जो फ़र्क है उसे मिटाने की कोशिश की, और जब नाकाम हो गए तो 4 लाख हिंदुओं के साथ, 4 लाख दलितों के साथ उन्होंने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक ऐसी किताब को भी जला दिया, मनुस्मृति जिसे कहा जाता है, जो हिंदू बहुत ज़्यादा यानी ब्राह्मण सिर्फ बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। तो बहरहाल अब एक मुतालिबा आ रहा है कि करेंसी नोटों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर शाये की जाए। और एक खबर है मोहम्मद शमी से मुताल्लिक़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालत रोज़ा में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो कई खिलाड़ी होते हैं, लेकिन बाद खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिन्हें हालत सफ़र में होते हैं तो रोज़ा वो छोड़ सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने दुबई में जब रोज़ा नहीं रखा और ग्राउंड पर पानी पिया या कुछ मशरूब पिया तो एक बेचारों को तकलीफ हुई। उन बेचारों ने फ़ौरन एक फतवा जारी कर दिया कि उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया है। जबकि शमी के भाई का कहना है कि ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो सफ़र में है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ, और पहली जो खबर है यानी मैं अमित शाह की बात कर रहा था उस बारे में पूछते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से अमित शाह ने बोला कि हम PhD के हैं और LKG के लोग हमें सिखा रहे हैं, तो जो आपने अभी एक बात की थी जराइम वाली, लेकिन वो अलग चीज़ है। बट अगर ये देखें कि जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, जो अपनी मादरी ज़बान होती हैं, एक स्टेट वाइज होती है ना, वो तो इसी तरह से फिर गुजरात की जो गुजराती वो भी अलग की जाए, वहाँ पे भी हिंदी लागू की जाए। इसी तरह फिर आप जाके मराठा में बोलिए, वो बड़ी बर्दाश्त नहीं। भैया महाराष्ट्र में बोलिए आप ये बातें, तो महाराष्ट्र वाले बर्दाश्त करेंगे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे खुद भी वो हो जाएगा वहाँ के लोग। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप कहीं ना कहीं जनता को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और फिर वहीं अब यहाँ पे भी जो क्या बोलते परिसीमन पे भी एक बैठक की उन्होंने, MK स्टालिन ने, उसमें जितने भी पार्टीज़ के लोग थे सबको बुलाया गया। उसमें कमल हासन वगैरह जितने भी थे, बीजेपी को छोड़ कर कि AIADMK भी नहीं गई थी। ये भी सर सुनने में आ रहा है कि AIADMK बीजेपी के साथ अलायंस भी करने की सोच रही है वहाँ के इलेक्शंस को लेकर के। लेकिन अब वही उसमें जो है यहाँ पे भी एक बैठक होने वाली है तेलंगाना में भी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे यहाँ के डिप्टी CM बल्लू भट्टी विक्रमांक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता K जनार्दन रेड्डी। ये बैठक कब होगी इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इस बारे में एक चर्चा होगी जो परिसीमन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उससे अभी तक साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं उनका ये कहना है
कि जो हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सौतेला व्यवहार करती है जी। हमारे साथ जो है बजट में सौतेला व्यवहार किया जाता है। रीज़न ये है कि आप मतलब इनका ये कहना होता है साउथ वालों का कि आप जो है हिंदी भाषी राज्य जो हैं उनको ज़्यादा बजट देते, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ सर सामने आती है कि हिंदी भाषी राज्यों को भी बजट नहीं दिया जाता है। ये बजट उन राज्यों को वो क्या बोलते हैं ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अभी आपने देखा होगा बजट जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार का नाम लिया गया है। बिहार में इसी साल इलेक्शंस होने हैं। आपने यूपी का नाम नहीं सुना होगा, आपने मध्य प्रदेश का नाम नहीं सुना, आपने क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं सुना, मतलब जितने भी हिंदी वो हैं उनका नाम नहीं सुना। रीज़न ये है कि आप सिर्फ एक पे फोकस कर रहे हैं बस कि आप जहाँ इलेक्शंस होने वहाँ से हमें फ़ायदा होना है। अब अगर हम बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह के बारे में सभी जानते हैं कि अमित शाह पे मतलब अमित शाह को क्या 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 बोलते हैं पापड़ बेलने पड़े यहाँ पहुँचने के लिए। उन्होंने कितनी ऐसी चीज़ें की हैं जो एक इंसान होने के नाते अगर वो खुद भी कभी सोचें बैठ करके तो उनको घिन आएगी खुद से। ठीक है, लेकिन अब आप जब एक ऐसी पोस्ट पे बिठा दिए गए हैं या बैठ गए हैं क्योंकि आपके ऊपर आरएसएस का पूरा सपोर्ट है और इसी आरएसएस की सपोर्ट की वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर अभी भी हिंदुस्तान के जो अवाम है वो अगर इन चीज़ों पे डिस्कशन करना शुरू कर दे, इन चीज़ों पे बात करना शुरू कर दे और ऐसे लोगों को वोट ना करे सर, तो शायद इन जैसे लोगों की वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी, ये हमेशा जेल में ही रहेंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है हिंदुस्तान में कि अगर कोई इंसान मर्डर करता है वो जेल से इलेक्शन लड़ता है तो उसको इलेक्शन लड़ने की परमिशन है, लेकिन वहीं अगर कोई इंसान मर्डर करता है और उसका नाम आ जाता है और हालांकि उस पर अभी मतलब उसने किया नहीं है, उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा है, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। सब कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपने कुछ किया नहीं है और आपका सिर्फ नाम आया है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपने वो सब कर लिया उसके बाद आप इलेक्शन आराम से लड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल तसाद पाया जाता है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे जमहूरियत का सवाल है, 2014 से ऐसा लगता है कि जमहूरियत तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। हिंदुस्तान की जो शिनाख्त थी गंगा जमनी तहजीब को लेकर, वो शिनाख्त भी ऐसा लगता है कि धुंधली पड़ गई है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को बचाना ज़रूरी है, हिंदुस्तान को सजाना ज़रूरी है और हिंदुस्तान के जो दुश्मन है, ख़ासतौर पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद का नारा लगाते हैं और फ़िरका परस्ती फैलाने का काम करते हैं, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एलकेजी का स्टूडेंट हो या फिर पीएचडी का स्टूडेंट हो। और जहाँ तक अगर मुहिब वतन अगर एलकेजी का भी स्टूडेंट होता है, अपने मुल्क को चाहने वाला होता है, तो मैं समझता हूँ कि पीएचडी स्टूडेंट उसके सामने या पीएचडी का जो रिसर्चर है वो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि वो मुल्क का दुश्मन है। अगर वो मुल्क का दुश्मन है और मुल्क के खिलाफ काम करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है या फिर अजीब व गरीब हरकतें करते हुए फ़िरका परस्ती फैलाता है, मुल्क में बेचैनी फैलाता है, तो वो किसी भी तरह हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का चाहने वाला नहीं हो सकता और ये कौम परस्त हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि कौम का दुश्मन हो सकता है, कौम का गद्दार हो सकता है, कौम का बागी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाख दावे कर लें, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत बयान होकर रहती है और इस सिलसिले में सबको सोचना चाहिए। अब अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान में कई एक मसाइल का लोगों को सामना है, खासतौर पर भूख का सामना है, खासतौर पर गुर्बत का सामना है, महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, यहां तक आप देखेंगे कि खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जराइम भी गैर मामूली बढ़ गए हैं। ऐसे में मोदी हुकूमत को इन मसाइल का जवाब देने के बजाय अगर आप कोई वजीर से, कोई बीजेपी यानी कार्यकर्ता से, यानी बीजेपी कारकुनों से, बीजेपी कायदीन से अगर आप सवाल करते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद, मंदिर बचाओ और मस्जिद गिराओ के ये नारे लगाते हैं फिरका परस्त दरिंदे। और आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, छोटे छोटे मसले को बड़ा मसला बनाकर पेश करते हैं ताकि लोग इनसे सवाल ना करें। जी सर, जिस तरह आपने अभी बोला कि देश के हालात जो हैं, देश में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसी बीच एक खबर ये भी है कि गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पोस्टर लगे, जो दिल्ली में जो अकबर रोड है वहाँ पे उसको जो है पोत दिया, कालिक लगा दी उस पर। उसमें ये बोला कि इन लोगों ने हमारे यहाँ धर्मांतरण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग एक फ़िल्म देख के आए, उस फिल्म में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। अफसोस की बात है। हालांकि उस फिल्म में जिनका जिक्र हुआ है वो औरंगज़ेब हैं, लेकिन उन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि अकबर रोड पे ये सारी चीज़ें की हैं। तो इससे ये भी एक चीज़ सामने आती कि आपकी जो नॉलेज है
वो कितनी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर। नहीं, देखिए मज़हब का जब जहर दिया जाता है, मज़हब की अफीम पिलाई जाती है, तो ये नशे में रहते हैं, ये इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा है कि हमको चाहे इसके लिए जेल हो जाए फिर भी हम ये काम करते रहेंगे और हम इन चीज़ों को मिटा देंगे। वहीं एक दूसरी खबर ये भी सामने आई संभल से सर, जी जी, कि संभल जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और वहाँ जिस तरह से जो चीज़ें की गई वो मतलब अगर इंसानियत के नाते देखे जाए तो भी गलत है और अगर कानून के नाते देखे जाए तो भी गलत है वो। अभी वहाँ पे कल एक मीटिंग हो रही थी अमन कमेटी की, क्योंकि होली आने वाली है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में होली बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही गंदे ढंग से मनाई जाती है। जी जी, इंसान को इंसान नहीं पहचान पाता कि आप किस पे कब क्या कर दें। तो उसी के लिए एक मीटिंग हो रही थी, चूँकि रमज़ान भी चल रहे हैं और होली का दिन जो है वो जुमे के दिन है, इसको लेकर के मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने जो गदा लेके निकले थे सर, आपको अगर याद होगा हनुमान का गदा, उन्होंने ये कहा है कि भाई जुमा जो है साल में 52 बार आता है और जो ये त्यौहार है होली का वो एक बार आता है। अगर किसी को कोई समस्या है, होली के रंग से डर है, तो अपने घर पे नमाज पढ़े, बाहर नहीं निकल सकता। मतलब ले दे कि आपने धमकी दी है और जो वहाँ के नॉन मुस्लिम्स हैं उनको आपने ये परमिशन दी है कि कोई भी बाहर निकले अगर मुस्लिम तो आप उस पर रंग क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप एक धर्म को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा लगे हुए। जिस तरह से संभल के जो हालात चल रहे हैं अभी, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के चले जा चुके हैं वहाँ से, और जिन 5 लोगों की मौत हुई थी उनके बारे में सरकार कुछ बताने से मतलब क्या बोलते पीछे हो रही है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हुआ क्या था वहाँ पे। और जिस तरह से वो पत्थर की बात आ रही थी, जिस तरह से वो जो सर वकील है जो जा करके हमेशा आगे आगे बोलता रहता, उस पर भी एक्शन होना चाहिए कि उसने ही ये सारी चीज़ें प्रमोट की हैं। क्योंकि अगर वो लोग प्रमोट ना करें, वो लोग अगर इन लोगों को ना ले जाएं तो ये चीज़ें ना हो। तो अब संभल को एक ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो संभल में हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं संभल में हो रही हैं। अब तो यहाँ तक बोल दिया गया कि अगर आप जुमा को बाहर निकलेंगे क्या बोलते हैं होली वाले दिन, तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेके निकलें, हम बचाने वाले कोई नहीं। जी जी, ऐसे कम वक्त है। मैं समझता हूँ कि जैसा आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आसिम आज़मी को, जिन्होंने औरंगज़ेब की तारीफ़ की थी, कहा कि उस कम वक्त को यहाँ पर लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कम वक्त है उन्हें लात मार कर निकाल देना चाहिए, चाहे वो किसी महकमे में रहो, या पुलिस में रहो या किसी और में। पुलिस का फ़र्ज़ ये होता है कि आवाम की हिफाजत करे, ये ना देखे कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है, तुम्हारी ज़ात कौन सी है, ये ना देखे, बल्कि बगैर बिला लिहाज मज़हब, रंग नस्ल, ज़ात पात व इलाका, पुलिस का ये फर्ज बनता है कि अवाम की हिफाजत करे। अगर पुलिस वाला ही इस तरह की बकवास करने लगे, पुलिस वाला ही इस तरह का जहर घोलने लगे, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान के हालात क्या होंगे और क्या होने वाले हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर मुल्क में इस तरह के हालात रहेंगे तो आने वाले दिन क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है। याद रखिए, किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ के अमन व अमान पर, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर होता है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर जहाँ ख़राब होता है तो फिर समझिए कि वहाँ जो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं आते, इन्वेस्टर्स नहीं आते और सरमायाकारी भी नहीं होती, और मुल्क में मईशत जो होती है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। वैसे भी हमारी मईशत तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। मोदी हुकूमत बार बार ये दावे करती है कि हम अपनी मईशत को 3 खरब डॉलर, 5 खरब डॉलर, 20 खरब डॉलर, 10 खरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि लोगों का कत्ल किया जा रहा है, मजहब के नाम पर, जानवर के नाम पर लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो ये कैसा हदफ पूरा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आलमी सतह पर जो इमेज हमारा बन गया है, हम अपने अमेरिका के सामने अपना सर नहीं उठा सकते, कितनी शर्म की बात है। और ज़ेलेंस्की एक छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, और रूस से टक्कर ले रहा है, और इसे कह सकते हैं अमित शाह का अगर देखें तो पीएचडी और एलकेजी जो स्टूडेंट में फ़र्क होता है वो रूस और यूक्रेन में फ़र्क पाया जाता है। उसके बावजूद रूसी सदर से मुखालिफत यानी मोल लेने वाले ज़ेलेंस्की वहाँ पर पहुँचते, अमेरिका पहुँचते हैं, और अमेरिका पहुँचकर न सिर्फ ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि ट्रंप बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। और अब अगर और 2-4 मिनट होते तो मैं समझता कि ट्रंप लड़ाई शुरू कर देते, वहाँ पर मारपीट भी शुरू हो जाती, और ये दुनिया में अमेरिका की मजीद बदनामी होती। तो बहरहाल आपको बताइए कि टाइमिल एक मैगजीन है, वीकली मैगजीन, वहाँ पर एक कार्टून शाया हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में और पैरों में बेड़ियाँ डाली गई हैं, जंजीर से उन्हें बांध दिया गया है, और ट्रंप बाजू बैठा हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मरकज़ी हुकूमत ने उस मैगजीन के पर पाबंदी आयद कर दी और उसके वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। तो अदालत ने कहा कि ये ब्लॉक नहीं करना चाहिए, गलत है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि वो तंज था कार्टून, और कार्टूनिस्ट कुछ भी कर सकता है और इज़हार ख्याल की आज़ादी हासिल है। तो उस कार्टूनिस्ट ने
सिर्फ और सिर्फ इसलिए तंज किया, वज़ीर-ए-आज़म को एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारा मुंह हमेशा बंद रहता है और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान के अहम मसाइल होते हैं तुम अपना मुंह बंद कर लेते हो, लेकिन जब अपने मतलब की बात आती हो, बीजेपी की बात आती है तो फिर जहर घोलते हो। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म ने किस कदर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की थी, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म को यह ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की तकारीर करें। तो बहरहाल आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तानी थे डिपोर्टेज, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था, तो आप देखें कि अमरीकी फौजी तैयारों में उन्हें लाया गया है और उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। उस पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने तंज किया। सर, जिस तरह से ये चीज़ें सब हो रही थी उस दौरान देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में ही थे और वो ट्रम्प के बाजू में इसी तरह बैठे थे जिस तरह अभी इस पोस्टर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कार्टून में, जी जी, अभी कार्टून में नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा की कि नहीं कि ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। उसके बाद जो लोग भेजे गए, जो डिपोर्ट किए गए, उनको और ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी है। उनमें कुछ सरदार लोग थे जो बांधते हैं पगड़ी, उनकी पगड़ी को जो है क्या डस्टबिन में डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें सामने, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अमेरिका में पूछा गया कि अडानी का मुद्दा क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना पर्सनल मामला है, हम जब किसी बड़े राष्ट्र के नेता से मिलते हैं तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। सर, प्रॉब्लम ये है कि आप ना मणिपुर पे बात करते हैं, ना आप अडानी पे बात करते हैं, और देश में जो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, देश में सामाजिक जो उन्माद है, मतलब जो भाईचारगी है, वो टूटती जा रही है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो है गंगा जमनी तहजीब को तोड़ती हुई नज़र आ रही है। और ये ज़्यादातर आप ही की पार्टी के लोग, मतलब अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के ही पार्टी कुछ बड़े बड़े लीडर्स हो गए, छोटे मोटे नेता हो गए, वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे जो है ये जो वो है क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला, वो सारा टूट रहा है अभी। और आप देखिए, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपको सिर्फ भाषण देने की आदत है। आप जहां भी इलेक्शंस होगा वहां जाएंगे, भाषण देंगे, और उस भाषण में भी कुछ ऐसे भाषण होते हैं जो आपकी जो मर्यादा है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस चेयर पे बैठे हुए हैं, आपकी उस मर्यादा को वो लांघ जाते हैं। आप ऐसा लगता है कि एक गली का छोटा सा लीडर को इस तरह से बात कर रहा है, चिल्लर लीडर बात कर रहा है, वैसे बात करते हैं। बहरहाल अफसोस की बात है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक अपना वक़ार होता है, क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा पर फायज़ हैं। उन्हें ये देखना पड़ता है कि तमाम हिंदुस्तानी उनके साथ मसावियाना सलूक किया जाए, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तमाम हिंदुस्तानियों के साथ मसावियाना सलूक तो दूर की बात है, खुद इलाका वारियत में भी इजाफा हो गया है। अब स्टालिन को ले लीजिए, एम के स्टालिन, वो भी डिलिमिटेशन जो है, हदबंदी जो होती है पार्लिमानी हलकों पर, उसको लेकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। खुद रियासत तेलंगाना में भी अब कुल जमाती इजलास मुनक़िद हो रहा है, ख़ास तौर पर हदबंदी को लेकर। 2026 में हदबंदी होगी और ये कहा जा रहा है कि जनूबी हिंद की रियासत, अगर 543 सीटें बरकरार रखी जाती हैं तो जनूबी हिंद को नुकसान हो सकता है नशस्तों का, और शुमाली हिंद में इजाफा हो सकता है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में बेशुमार नशस्तों का इजाफा होगा, मध्य प्रदेश में होगा, साथ ही उत्तराखंड में भी यानी पार्लिमानी नशस्तों का इजाफा होगा। और बीजेपी को जनूबी हिंद की या महाराष्ट्र की या बिहार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंतखाबात में कामयाबी के लिए। तो बहरहाल ये सोच समझकर एक मनसूबाबंद साजिश के तहत ये हदबंदी की जा सकती है। और ये भी कहा गया है कि हदबंदी कर ली भी गई है और गैर मौलाना तौर पर कर ली गई है ताकि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो बहरहाल जितनी फ़िरका परस्ती, जितनी मुसलमानों के खिलाफ आप बकवास करेंगे, उस कदर ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। अब जैसा कि अशर यासिर ने संभल के एक पुलिस ओहदेदार का जिक्र किया है, और आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में या कुछ और दूसरे इलेक्शन में उस पुलिस वाले को मैदान में उतार दिया जाएगा, और वो इस कदर फ़िरका परस्ती का मुजाहरा करेगा कि फिर सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा हो जाएगा। उसके बावजूद भी इन बदबख्तों को, इन कमबख्तों को शर्म नहीं आती। क्यों शर्म नहीं आती, ये पूछेंगे अशर यासिर से। शर्म नहीं आती सर। अभी हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, जी, उसमें हमने देखा था कि राम रहीम जो है, जो कि रेपिस्ट और मर्डरर है, उसको जो बेल दे रहे थे, वो बीजेपी से चुनाव लड़े और वो जीत गए। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, जेलर की बात कर रहे हैं, जेलर की बात कर रहे हैं हम, कि वो बीजेपी से चुनाव लड़े और जीत गए। आप एक जेलर हैं, आपने बीआरएस लिया है और आपको बीजेपी ने टिकट दिया। आपको जब टिकट मिला था तो आपको ये पता होगा कि हम जीत जाएंगे, वरना कोई इतनी बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा इतनी जल्दी। तो इस देश में अगर आप बीजेपी के साथ हैं, अभी मैं वही बात कर रहा था सर, कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, हमने बहुत सारे लीडर्स को देखा है
जो बीजेपी में गए हैं और वहाँ से साफ होकर निकले हैं। जी हाँ जी हाँ। और इसी में चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन पे भी कुछ केस चल रहे थे, जब वो अलायंस में गए तो सारे केस खत्म हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो उन पे भी बहुत सारे केसेस थे, वो भी ख़त्म हो गए। और बात की जाए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उन पे जो केस है वो भी ख़त्म हो गए। तो बीजेपी में अगर आप जा रहे हैं तो आप साफ हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद आप कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सही रहते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो वही जो आपने बोला चिल्लर लीडर्स वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ये मिला हुआ है कि आपको इस तरह बात करनी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा गलत बोल देंगे तो आपको 6 महीने के लिए हम सस्पेंड कर देंगे, दैन फिर आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे, आप पार्टी से नहीं जाएंगे। और आपको जब हम सस्पेंड करेंगे तो आपको बाकायदा एक सुरक्षा भी दी जाएगी, सिक्योरिटी भी दी जाएगी, ताकि ये दिखे कि आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मुल्क की मौजूदा हालात का सवाल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह के हालात होते रहते हैं, और इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कभी आखिर एक ऐसा लम्हा आता है। तो इसमें डरने डराने की कोई बात भी नहीं है। चाहे फ़िरका परस्त दरिंदे लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो हिंदुस्तान को मिटा सकते हैं ना अक़लियतों को मिटा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम हिंदुस्तानी हैं उन्हें मिटाना बहुत मुश्किल है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 40 करोड़ मुसलमान हैं, गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो कितने लोगों को ये तंग करते रहेंगे। अगर तंग कब तक करते रहेंगे ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी अहम बात यह है, इक़्तिदार हमेशा एक साथ यानी आपका साथ नहीं देता। आप ये मत समझिए कि आपको इक़्तिदार मिल गया और आपका जो गुरूर और तकब्बुर है बुलंदियों पर पहुंच गया है। जो गुरूर और तकब्बुर करता है क़यादत थी हिंदुओं की, और उसने इनके खिलाफ कार्रवाई का सोच लिया था, लेकिन उन्होंने तकरीबन 4 लाख दलितों के साथ बुद्धमत अख्तियार किया। ना सिर्फ बुद्धमत अख्तियार किया, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारनामों में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मनुस्मृति को आग लगा दी थी, नजर आतिश कर दिया था, फेंक दिया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी हो या आरएसएस हो या ब्राह्मणवाद हो, तमाम के तमाम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में मनुस्मृति को शामिल किया जाए। तो बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर अगर नोटों पर आ जाए तो हर घर में अम्बेडकर पहुंच जाएंगे। हर घर में, चाहे वो ब्राह्मण का घर हो या किसी और का घर हो, उसमें दलित अम्बेडकर वहां पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा, आप अंदाजा कीजिए। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जो जात पात वाली चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान में, अभी भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जिस तरह हम देखते हैं मध्य प्रदेश हो गया या हरियाणा हो गया या राजस्थान हो गया, इनमें से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि एक दलित अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात जा रहा है तो उसको उतार देते हैं, उसको मार पीट के पैदल भेजते हैं कि तो हमारे यहाँ से घोड़ी पे चढ़ के कैसे जा रहे हो। अब अगर आपने जिस तरह बोला कि जब ये फ़ोटो आ जाएगी उनकी नोट पे, जी, तब फिर आप क्या करेंगे? आप फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे क्या? हाँ, ये भी क्रेडिट कार्ड। अब आप देखिए मंदिरों में भी वो जाएगी, बिल्कुल ब्राह्मणों के घरों में जाएगी, क्योंकि पैसा कुछ तो प्यार करते हैं ये। हाँ बिल्कुल, पैसा आएगा तब फिर आप उस चीज़ को लीगल करेंगे। आपको ले दे के एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ ये बड़े लीडर हैं। हाँ, बड़े लीडर हैं, बड़े हमारे यहाँ हैं जिन्होंने संविधान लिखा था। तो बहरहाल एक दलित राज करेगा सारे हिंदुस्तान में, और हर घर घर में दलित पहुंचेगा, और वो अम्बेडकर की शक्ल में। तो अंदाजा कीजिए नाज़रीन क्या हाल होगा उस वक्त, क्या मंजर होगा। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशहर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।